बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अब इस वीडियो में हम लोग करने लगे हैं ब्लॉक 4 और ब्लॉक 4 की एनेटमी वाला पोर्शन। ब्लॉक 4 की एनेटमी में से आएंगे 40 नंबर के सवालात आपकी OSP में। मतलब इन अ नट शेल जो 4 स्टेशन आपकी एनेटमी में से आएंगे वो होंगे जी 40 नंबरों के, और ये 40 नंबर तकरीबन 1/3 बनते हैं आपकी OSP के नंबर्स का। मतलब अगर आप एनेटमी वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं तो आपका पास होना ऑब्वियस हो जाएगा। ये स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने लास्ट ईयर भी OSP दी थी ऑब्वियसली। उस साल की OSP में और इस साल की OSP में स्पेसिफिकली मैं एनेटमी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। वो मैं आपको बताता जाऊंगा कि इस साल UHS एनेटमी किस तरह पूछेगा। वो डिफरेंस क्यों होगा? वो डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि जो मॉड्यूलर सिस्टम है ये भी नया नया लॉन्च हुआ है। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा सेटल होने में, अडेप्ट करने में। तो UHS इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग वक्त के साथ साथ करता रहेगा टू मेक इट बेटर। 5 साल 10 साल तकरीबन कोई इतना कैसा इसको लगेगा जब तक ये फुल्ली स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मॉड्यूलर सिस्टम को हम इस तरह लेके चलेंगे। उससे पहले सालों में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आती रहेंगी और आपको भी ये चीज़ें माइंड में रख के तैयारी करनी है जी। अच्छा, अब आते हैं आगे कि इस स्टेशन पे हमने किस तरह तैयारी करनी है और कैसे करनी है। 4 स्टेशन है जी, मैं पहले आपको ये बता दूँ। 4 स्टेशन है। ये जो पहले 3 स्टेशन है, ये 3 स्टेशन है आपकी OSP के, मतलब 8-8 नंबरों का स्टेशन होगा और 8 नंबरों के लिए UHS कुछ चीज़ें पूछेगा। ये जो 10वां स्टेशन है ये है जी वाइवा वाला स्टेशन, और इस पे UHS पूछेगा आपसे वाइवा। ये जो स्टेशन नंबर 1 है, 8 नंबरों वाला स्टेशन है, इस पे पूछी जाएगी एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियो के रिलेटेड वो कुछ ना कुछ चीज़ें पूछेंगे जो आपको बतानी पड़ेंगी स्टेशन नंबर 1 पे। अभी इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। उसके बाद स्टेशन 2, इस स्टेशन पे पूछेंगे जी वो हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी की भी चीज़ें हम देख लेंगे कि वो जो आपकी हिस्टो स्लाइड्स हैं वो कौन कौन सी पूछ सकते हैं, उनके अलावा जो क्वेश्चंस पूछते हैं हिस्टो स्लाइड्स में से वो कौन से वो पूछ सकते हैं। स्टेशन नंबर 3 है जी आपकी ग्रॉस एनेटमी का। ग्रॉस एनेटमी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ डायग्राम्स होंगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है कि क्या जी डायग्राम्स पूछी जाएंगी वहाँ पे, या वहाँ पे UHS कोई वो खाके वगैरह या इस तरह की कोई मॉडल्स वगैरह या कैडावर्स वगैरह वो रखेगा या कोई और चीज़ें रखेगा, ये चीज़ हम देख लेंगे। उसके बाद है जी स्टेशन 10। अच्छा, ये पहले 3 स्टेशंस को हम इस तरह तैयार करेंगे इंटरमिंगल करके कि जब तक हम स्टेशन 10 पे पहुंचेंगे ये ऑटोमेटिकली तैयार हो चुका होगा। इसलिए अब हम कहते हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं ना वो समझ लग गई होंगी। आगे चलते चलते आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो भी कंफर्म हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। और एट द एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आखिर पे पूछ सकते हैं। ये है जी 40 पेजेस का PDF है, और इन 40 पेजेस में हम ये सारा कुछ कवर करेंगे। 40 पेजेस में 40 नंबर कवर करेंगे जी हम। अच्छा, सबसे पहले आ जाती है जी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये है जी कि इसमें जो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो, ठीक है। और एम्ब्रियो वाले स्टेशन पे अगर वो कोई क्वेश्चंस पूछेंगे, कोई क्लिनिकल्स पूछेंगे, तो वो इस सेक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें पूछेंगे। अच्छा, इस स्टेशन पे वो क्या क्या पूछ सकते हैं? इस स्टेशन पे वो आपको कोई ना कोई पिक्चर लाजमन देंगे, ठीक है। आपकी जो लैंगमैन वाली बुक है उसमें से आगे जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं वो मैंने लगाई भी हुई हैं, आपको बताया भी हुआ है कि कौन कौन सी पिक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह पूछी जा सकती हैं। एक तो वो पिक्चर्स कोई ना कोई देंगे आपको, एक भी दे सकते हैं, 2 भी, 3 भी। उसके अलावा ये जो क्लिनिकल्स है ना यहाँ के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो पिक्चर होगी ना वो होगी जी आपकी डिवेलपमेंट की, मतलब एम्ब्रियोलॉजी की, और जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे जी आपके क्लिनिकल क्वेश्चन, क्लिनिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हमने ये वाला पोर्शन, ये जो ये यहाँ पे दिया हुआ है, जब ये तैयार कर लिया तो एक तो जो आपका स्टेशन 10 में आपकी एम्ब्रियो वाला पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा, और स्टेशन 1 जो कि आपकी किस चीज़ का स्टेशन है जी, एम्ब्रियोलॉजी का स्टेशन है, सिंगल एम्ब्रियो का स्टेशन है, वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं जी कि ये वाली चीज़ें तो हमने देख ली कि सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ टंग आपने पढ़नी है। टंग टाई क्या होता है, ये क्वेश्चन में किस तरह पूछा जाएगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
पैलेट, फेशियल क्लेफ्ट्स, इसोफेजियल एट्रीजिया। अच्छा, इसकी कुछ डायग्राम्स भी होती हैं, वो डायग्राम्स भी मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। आगे डायग्राम्स होती हैं वो आपने देखनी है। ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। रोटेशन ऑफ स्टमक दैट मच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर इसलिए दे दी है क्योंकि समवट कहीं ना कहीं यूएचएस पूछ सकता है। पाइलोरिक स्टीनोसिस, इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी मैं आपको आगे दिखाता भी हूँ कि कौन कौन सी हैं, वो आपको पता चल जाएगा। बिलियरी एट्रीजिया, आपकी पेंक्रियाज की डेवलपमेंट, एनुलर पेंक्रियाज और बाकी चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा, अब ये है जी सबसे पहले आपकी डेवलपमेंट ऑफ टंग। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लैंगमैन वाले इस पोर्शन में नहीं दी थी, मतलब जो आपका वो रेगुलर चैप्टर है उसमें नहीं है। ये मैंने साथ में इंक्लूड कर दी है नेट से उठा के। ये मुझे जो लगी डायग्राम, जो बहुत अच्छी डायग्राम लगी, जो आपकी चीज़ों को क्लियर कर देगी, वो ये वाली डायग्राम्स थी। आप ये वाली डायग्राम्स कर लें, आपका टंग वाला पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद जी ये है जी टंग टाई। टंग टाई के रिलेटेड क्वेश्चन है, ये क्लिनिकल के रिलेटेड क्वेश्चन। और जो मैंने आपको बताया कि जो यूएचएस अपडेट करेगा वो है जी क्लिनिकल क्वेश्चन। एमसीक्यू वाले स्टेशन पे वो क्लिनिकल क्वेश्चन लाजमन पूछेगा। जैसे ये अंकाइलोग्लोसिया है, यहाँ पे उसकी नीचे टंग टाई हुई है, इसको हम टंग टाई भी कहते हैं। तो ये है जी, वो आप पिक्चर देख के कह सकते हैं कि बताएं इस बंदे में क्या हुआ है। एक और बात आपने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि जो आपका ये पोर्शन है ना, ये जीआईपी डेवलपमेंट वाला, इस पोर्शन में जितने भी क्लिनिकल्स आपके लैंगमैन में दिए हुए हैं, आपने कोई क्लिनिकल नहीं छोड़ना। इसमें से क्लिनिकल लाजमी पूछा जाएगा। ये अंकाइलोग्लोसिया भी मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट है। जो क्लिनिकल्स मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए वो भी आपने वहाँ से लाजमन देख लेने जी। अच्छा, ये टंग टाई आ गया। टंग टाई के बाद ये आगे है जी आपके वो क्लेफ्ट पैलेट और सॉफ्ट हार्ड पैलेट, इनकी डिफॉर्मिटीज़, ये भी डायग्राम सॉरी मैंने नेट से उठाई हैं। और ये जो इम्पॉर्टेंट इसके पर्सपेक्टिव है, मतलब आपकी इस एक पेज पे जो सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है, वो ये वाले नीचे वाले डायग्राम है। आपने ये एज इट इज़ रट लेनी है डायग्राम, इंशाल्लाह आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कुछ डायग्राम्स हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, जो कि यूएचएस ऑब्वियसली पूछ सकता है। कोई डायग्राम भी है आपकी जो लैंगमैन की, वो यूएचएस पूछ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो ये वाली हैं। अगर आपने मतलब वहाँ से एमसीक्यू के वाइवा के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आप ये चीज़ें साथ में लाजमी करेंगे अगर आप वाइवा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इसलिए ऐड की हैं क्योंकि ये वो एमसीक्यू स्टेशन पे भी पूछ सकते हैं। और स्टेशन नंबर 10 जो एनाटमी वाइवा वाला स्टेशन होगा, एनाटमी वाइवा वाले स्टेशन में जो एमसीक्यू का पोर्शन होगा, उसमें भी ये डायग्राम आपको आ सकती हैं। उसके अलावा ये नीचे डायग्राम्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया जी ये इसोफेजियल एट्रीजिया और ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपकी। अगर आपको याद हो तो ये वाली डायग्राम आपको पिछले साल ऑस्पी में आई थी, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो। इस साल भी रिपीट हुई है बहुत दफ़ा ये डायग्राम। इसी तरह ये इसोफेजियल एबनॉर्मलिटीज़ की ये जो डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये मैंने क्लिनिकल साथ में ऐड किया हुआ है, इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। ऊपर मैंने ये टंग टाई वाला क्लिनिकल ऐड किया हुआ था क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो क्लिनिकल्स मैंने ऐड नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आ नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट आ सकते हैं। आपने उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है जी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर्स आ गए कि किस तरह वो आपका स्टमक, लिवर वगैरह जो मोमेंटम्स होते हैं वो मूव ऑन कर रहे होते हैं, किस तरह वो किस अपनी जो उनकी एक्चुअल जगह है वहाँ पे आ रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो ऑब्वियसली आपने लाजमी करनी है। पाइलोरिक स्टीनोसिस वाला क्लिनिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने डाल दिया है, आपने करना है। बाकी जो पिक्चर्स यहाँ पे डाली हुई हैं आपने लाजमी करनी है। लिवर और गाल ब्लैडर की एबनॉर्मलिटीज़, इसका भी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आपने करना है। ये अगेन मूवमेंट्स वगैरह, मतलब एम्ब्रियो जब डिवेल्प होती है तो चीज़ें मूव कि किस तरह अपनी एक्चुअल जगह पे आती हैं। उसके अलावा बाकी सारी डायग्राम्स, ये मेसेंटेरिस की एबनॉर्मलिटीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। अगर आप लोग ये वाले पहले 10 पेजेस हैं इस पीडीएफ के, ये कर लेते हैं तो आपका स्टेशन नंबर 1 जो एम्ब्रियो वाला स्टेशन है वो क्लियर हो जाएगा। और स्टेशन नंबर 10 में जो एम्ब्रियो में से पार्ट आएगा, जो 2 से 3 क्वेश्चन एम्ब्रियोलॉजी के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे, आपका वो कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं स्टेशन 2 पे। हमारा स्टेशन 1 हो गया और स्टेशन 10 के जो 3 पार्ट्स हैं, एम्ब्रियो, हिस्टो और ग्रॉस, उसमें से जो हिस्टो वाला पोर्शन है वो हो गया जी पहले 10 पेजेस करने से।
अब आ जाते हैं, सॉरी एमसीक्यू वाला पोर्शन हुआ है, हिस्टो तो अब कहने लगे ना। अब आ जाते हैं जी हिस्टोलॉजी पे। हिस्टोलॉजी में जो मैंने यहाँ पे दी है ना, क्योंकि अब हमने तैयारी करनी है जी स्टेशन 2 पे हिस्टोलॉजी की, वो जो डायग्राम्स हमें देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके हमने पॉइंट्स लिखने हैं। एक तो ये चीज़ हमने कवर करनी है, ठीक है, ये पूछी जाएगी स्टेशन 2 पे। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि स्टेशन 2 पे आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ना कोई हिस्टो की डायग्राम दे देंगे। वहाँ पे वो उन्होंने रखी भी हो सकती है माइक्रोस्कोप से, उनमें लगाया भी हो सकता है कि जी ये आपको स्लाइड्स हमने लगा के दी हुई हैं, इनको देखें और आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये कौन सी स्लाइड्स हैं। साथ ही स्लाइड आएगी ड्रा करने के लिए भी, और उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स वगैरह भी लिखने होंगे, वो भी आप लोगों ने ध्यान से कर लेना है। जब आप लोग ये जो अभी इस पोर्शन में जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जब आप इस सारे को कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप स्टेशन नंबर 2 जो हिस्टोलॉजी वाला है उसको अटैम्प्ट कर सकें। अब रही बात स्टेशन 10 पे जो हिस्टोलॉजी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चन ये जो मैंने ये स्टार्ट पे लिखे हुए हैं ना क्वेश्चन, लाइक ये लिप्स और टंग में से जो ये वाले क्वेश्चन है, बस आपने ये कर लेने हैं। ये अगर आप ये कर लेंगे तो जो स्टेशन 10 पे हिस्टोलॉजी के वाइवा वाला स्टेशन है वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया। आप देख लेते हैं कि आपने क्या चीज़ किस तरह करनी है। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें कर लेनी है जी स्टेशन 10 के हिस्टोलॉजी के वाइवा के लिए। उसके बाद आ जाती है जी ये आपकी लिप। अब ये देखें, लिप का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है, साथ ही उसकी जैसे आपको डायग्राम नज़र आएगी जो आपकी माइक्रोस्कोप होगी उसमें वो दिया हुआ है। और जो मैंने ये 7 पॉइंट्स बना के लिखे हैं ना, जहाँ पे भी ये पॉइंट्स साथ में लिखे आएंगे हिस्टो डायग्राम के साथ, वो होंगे जी इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। ये इसके 5 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं। आपने वहाँ पे कोई से 2 लिखने होते हैं, जौन से भी आपको याद दिया जाए आपने वहाँ पे लिख देने हैं जी। ये हो गया आपकी लिप, और ये है जी अगली डायग्राम आपकी टंग की डायग्राम। अच्छा, टंग की डायग्राम में ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपिलाज होते हैं, वो हमने यहाँ पे दे दिए हैं आपको निकाल के कि फंगीफॉर्म पेपिला होते हैं, फिलीफॉर्म होते हैं, सर्कमवेलेट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, किस तरह नज़र आते हैं और उनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। अच्छा, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑब्वियसली आपने ग्लैंड्स लास्ट ईयर पढ़े थे। अगर आपने ग्लैंड्स की पिक्चर्स देखी हुई हैं तो आपको याद होगा कि सीरस ग्लैंड होते हैं, म्यूकस एसिनस वगैरह, ये इस तरह के होते हैं, और उनकी कुछ इस तरह की पिक्चर्स थी जो आपने लास्ट ईयर साथ में देखी थी। ये मैंने इस वजह से दी है कि वो पूछते हैं जी कि पैरोटिड कौन सा टाइप ऑफ ग्लैंड है। तो आपने, अगर आपको ये डायग्राम भी याद रह जाती है ना, तो अगर आपने पिक्चर्स लास्ट ईयर आपके जहन में थोड़ी सी भी हो तो आप बता पाओगे कि अच्छा पैरोटिड कौन सा टाइप ऑफ ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर कौन सी टाइप का ग्लैंड है, सब लिंगुअल कौन सी टाइप का ग्लैंड है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है जी। उसके अलावा ये नीचे मैंने जो तीनों टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है इनके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आगे आ जाते हैं जी इसोफेगस पे। अब इसोफेगस का जो पोर्शन स्टेशन 10 पे पूछा जाएगा फॉर योर वाइवा, वो ये मैंने दिया हुआ है कि लेयर्स ऑफ जीआईटी, इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स, और साथ में क्लिनिकल्स हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आपकी एनाटॉमी में इतने क्लिनिकल्स नहीं पूछे गए थे, इस साल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे क्योंकि यूएचएस ज़्यादा तवज्जो दे रहा है क्लिनिकल्स पे, तो आपने उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। पहले आपने ये वाला स्ट्रक्चर देख लेना है। ये आपने जो पढ़ा था, थ्योरी में पढ़ा था, आपने जब वो रिटन एग्जाम देना था तब पढ़ा था चीज़, तब पढ़ी थी ये वाली चीज़ें। अब आपको उसकी रिवीजन हो जाएगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी और किस तरह याद करनी है। अगर किसी ने पहले नहीं भी पढ़ी हुई तो वो ये वाली डायग्राम याद कर ले, इसोफेगस या जीआईटी के जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इसोफेगस नज़र किस तरह आती है, ये भी इसोफेगस का स्ट्रक्चर है, और फिर इसके ये नीचे आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आ गए। उसके बाद आ गया जी ये स्टमक की ये 2 चीज़ें वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि स्टेशन नंबर 10 पे जो वाइवा होगा वो यहाँ से पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक आपको आना चाहिए, रोल ऑफ पैराइटल सेल्स इन पर्नीशियस एनीमिया ये आपको आना चाहिए। मतलब साथ में वो इंक्लूड कर रहे हैं आपके क्लिनिकल्स को हर जगह पे। उसके बाद ये आ गया जी पहले स्ट्रक्चर, जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है कि वो किस तरह का होता है, आपने ये देख लेना है। फिर ये आगे हैं जी इसकी जो हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स हैं कि वो किस तरह नज़र आता है वो आ गया जी। साथ ही इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आपने देख लेने हैं। इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में जो क्लिनिकल पॉइंट है क्रोन्स डिजीज़ और सीलिएक डिजीज़, ये आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने इसकी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स दे दिए हैं, ये ऊपर भी इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, साथ ही इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। आपने ये देख के वहाँ पे लिख लेने, याद कर लेने। देन आ गया जी लार्ज इंटेस्टाइन में जो कोलोन, अपेंडिक्स और रेक्टम वाला पोर्शन है इंपॉर्टेंट है। हर पोर्शन के साथ में मैंने दे दिए हैं आपको डायग्राम्स, HND डायग्राम्स और साथ में आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। प्लस यहाँ पे देखें
इसके क्लिनिकल पोर्शन में आपने कहना है कोलोरेक्टल कैंसर, एनल एब्सेस और हेमोरॉइड्स इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाएंगे। देन आ गया जी गॉल ब्लैडर एंड लिवर, सिमिलरली इसकी डायग्राम्स और इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स, लिवर की डायग्राम, उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। और लिवर में ये वाला जो पोर्शन है ना कि लिवर बन किस तरह रहा है, इसमें जो पोर्टल ट्राइएड आता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हिपेटोसाइट्स वगैरह, कोफाई सेल्स और ये सारा कुछ आपने देख लेना है। देन आ जाता है जी पेंक्रियाज, पेंक्रियाज कौन सी टाइप ऑफ ग्लैंड है, उसके अलावा इसमें क्या कुछ प्रेजेंट होता है, आपको स्लाइड्स में किस तरह नजर आएगा, और इसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। देन कम्स द पैलेटाइन टॉन्सल। अच्छा, यूएचएस कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए साथ में मैंने फेरेंजियल और लिंगुअल टॉन्सल्स भी दे दिए हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ पैलेटाइन टॉन्सल्स हैं। ये पैलेटाइन टॉन्सल्स की हिस्टोरिकल डायग्राम है और साथ में आ जाते हैं जिसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। अब तक हमने कर लिए जी 23 पेजेस तक कर लिए हैं। होप्स हो कि आपको अब तक जितनी चीज़ें हमने कर ली हैं वो समझ आ गई होंगी। अब ज़रा आप दोबारा देखें जो हमारा पहला पेज है कि अब तक जो हमने चीज़ें की हैं, स्टेशन 1 हमारा हो गया है और स्टेशन 10 का जो एम्ब्रियो वाला पोर्शन था स्टेशन 1 के साथ वो हमने कर लिया। स्टेशन 2 हिस्टोलॉजी वाला स्टेशन हमने कर लिया और स्टेशन 10 का जो हिस्टोलॉजी वाला पोर्शन था वो कर लिया। अब हमारे बच गए हैं जी स्टेशन नंबर 3 बच गया है और स्टेशन नंबर 10 का सिर्फ एक पार्ट जो ग्रास एनाटमी में से पूछा जाएगा वो बच गया है। अब हम वो देख लेते हैं जी। अगर आप अब देखिए इस तरह आप ब्रेक डाउन करके करेंगे ना तो एक तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी और दूसरा लेट्स सपोज आप लोगों के पास कम टाइम था, आपने 7 स्टेशन या 8 स्टेशन तैयार किए, तो आपकी तैयारी इस तरह की होगी कि आप आराम से आसानी से पास कर जाओगे। अगर आप कोई चीज़ कहीं से करोगे तो फिर वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगी, तैयारी भी मुश्किल होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं ग्रॉस एनाटमी में। ग्रॉस एनाटमी में पहले मैं आपको, अब जो पहले हमने स्टेशन किए उनमें हमने जो आपका वाइवा वाला स्टेशन था वो आखिर पे किया, आपकी पिक्चर्स को साथ रख के प्रायोरिटी बेसिस पे किया। ग्रॉस एनाटमी में हम पहले करेंगे आपके वाइवा को। जब आपका वाइवा तैयार हो जाएगा तो उसके साथ ही इसकी ग्रॉस एनाटमी की जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी स्टेशन 3 पे वो तैयार हो जाएंगी। अच्छा, अब स्टेशन नंबर 3 की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना जो पूछी जाएंगी, जो पिछले साल नहीं पूछी गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आपके स्नेल में से डायग्राम्स आई थी, ठीक है। इस साल यूएचएस क्या कर रहा है कि यूएचएस जो मॉडल्स हैं वो दे रहा है। मॉडल्स आएंगे या कैडावाइज आएंगी। मॉडल्स मैं होप सो शेयर कर दूंगा, आपके जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं नीचे, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो नीचे लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा आपको जो ग्रॉस एनाटमी के इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं वो आप लोगों ने वो लाजमन तैयार कर लेने। अच्छा, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अच्छा सर हमें ये बताएं कि हम लोग पिक्चर्स तैयार करें या मॉडल्स तैयार करें, क्योंकि जिन जगहों पे अब लेट्स सपोज आपका वाइवा हो रहा है जी किसी छोटे कॉलेज में, लाइक फैसलाबाद की किसी नुक्कड़ पे कोई कॉलेज है, वहाँ पे आपका वाइवा हो रहा है, अब वाइवा या ऑस्पी हो रही है, उनके पास मॉडल्स अवेलेबल नहीं हैं, तो ऑब्वियसली मॉडल्स अवेलेबल नहीं है तो वो वहाँ पे पिक्चर्स रखेंगे, जहाँ पे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे वो मॉडल्स रख देते हैं। अच्छा, अब एक और बात, मतलब अब आपको कंफर्म नहीं है कि हम जहाँ पे जा रहे हैं तैयारी करके वहाँ पे हमें मॉडल्स आएंगे या आएंगी पिक्चर्स। ऑब्वियसली जब एक बंदा मॉडल्स तैयार करता है ना तो उसको कोई बैकग्राउंड नॉलेज होता है जिसकी बेस पे वो मॉडल्स तैयार कर रहा होता है। मतलब अगर आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल तैयार कर रहे हो तो आपको ये तो बैक इन माइंड आपने पिक्चर्स देखी होती हैं आपकी बुक में से कि आपको पता होता है कि अच्छा ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, इसके ये मसल्स हैं, मसल्स की अटैचमेंट इस तरह इस जगह पे हो रही हैं। तो ऑब्वियसली ना चाहते हुए भी जो पिक्चर्स होती हैं बुक की वो आपको करनी पड़ती हैं। वो करने के बाद फिर आप मॉडल देखते हैं तो आपको आसानी हो जाती है मॉडल को तैयार करने में। तो ना चाहते हुए भी एक बंदा जो कि एनाटमी की पिक्चर्स को तैयार कर रहा है, मॉडल्स को तैयार कर रहा है, उसको साथ में वाइवा को तैयार कर रहा है, उसके सारे एस्पेक्ट तैयार हो जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो तैयार करे, ये नहीं है कि वो रट्टा लगा के जाए जी ये मैंने बस मॉडल कॉलेज जाके मैं एक दफ़ा देख लूँ कि ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है तो बस अल्लाह खैर से अल्लाह अब मैं वहाँ पे जाके आराम से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को देख लूँगा। इस तरह नहीं होता, आपको वहाँ पे जाके भूल जाएगा। पक्का नॉलेज हासिल करने के लिए वो नॉलेज जो लास्टिंग नॉलेज होता है आपको साथ में पिक्चर्स भी देखनी पड़ती हैं,
तब जाके आपको पता चलता है कि अच्छा ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। फिर आप मॉडल देखते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमन देख लेनी है और करनी है जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं ग्रॉस एनाटमी पे कि ग्रॉस एनाटमी में क्या क्या चीज़। अच्छा, इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही नहीं आएंगे, साथ में कोई ना कोई क्लिनिकल रिलेटेड पोर्शन भी वो पूछेंगे। मतलब जो स्टेशन 3 है उस पर एक तो आपको मॉडल्स आएंगे या पिक्चर्स आएंगी, प्लस साथ में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके क्लिनिकल के रिगार्डिंग लाजमन आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ ओरल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपने एक दफ़ा देख लेनी है। फिर आ गया जी टॉन्सिल्स की लोकेशन, एनाटमी, रिलेशन, वास्कुलर सप्लाई, ये आपको आनी चाहिए। इसकी एक वाल्डेज रिंग बनती है, वो आपको लाजमी पता हो, ठीक है जी। उसके बाद सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, जिन्होंने पहले जब आपने एम्ब्रियोलॉजी जब आपने एम्ब्रियोलॉजी तैयार की है या हिस्टोलॉजी तैयार की है तो वहाँ पे भी आपने ये चीज़ें तैयार की हैं। आपको पता लग जाएगा अब तक, अगर आपने पहली तैयारी कर ली हुई है, कि सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, हार्ड पैलेट क्या होता है। यहाँ पे आपने सिर्फ उसकी जी न्यूरोवास्कुलर सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज ने याद करनी है जी। उसके बाद आ गया टंग के मसल्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसका कुछ पोर्शन आगे जी आपकी फिजियोलॉजी में भी है। अगर आप लोग फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि अच्छा फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में जो हमें वो चीज़ें परफॉर्म करवा रहे हैं उनका कुछ ना कुछ रिलेशन आपकी टंग के साथ भी है। टंग की न्यूरोवास्कुलर सप्लाई का आपको पता होना चाहिए। ये ऑब्वियसली जब आपने अगर प्रैक्टिकल किए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जी टंग की न्यूरोवास्कुलर सप्लाई क्या है। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में न्यूरोवास्कुलर सप्लाई को वो टेस्ट करवाते हैं। देन लिम्फेटिक ड्रेनेज का पता होना चाहिए, हाइपोग्लोसल नर्व को इंजरी हो जाए फिर क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे वो पैरोटिड ग्लैंड का कोई ना कोई स्ट्रक्चर रख सकते हैं कि आइडेंटिफाई करें जी ये क्या है। एक चीज़ हो गई। अब इसके रिगार्डिंग जो क्लिनिकल पोर्शन वो पूछेंगे, मैंने वो भी साथ में यहाँ पे ऐड किया हुआ है। वो फ्रेज सिंड्रोम पूछ सकते हैं जी, फ्रेज सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। या पैरोटिड ट्यूमर की सर्जरी होती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फ्रेज सिंड्रोम कैसे होता है, पैरोटिडाइटिस क्यों होता है, कैसे होता है, मम्स के रिलेटेड पूछ सकते हैं। जो चीज़ें पैरोटिड ग्लैंड के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल्स में पूछ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। उसके अलावा वेल्डियस रिंग मैंने आपको बता दी, सबमैंडिबुलर सबलिंगुअल ग्लैंड। अगर आप लोगों ने उनकी यार हिस्टोलॉजी तैयार कर ली है तो ऑब्वियसली आपको ये तैयार करने में यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। फेरेंक्स और फेरेंजियल मसल, स्पेशली जो फेरेंक्स के वो कंस्ट्रिक्टर मसल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपने वो देख लेने हैं। एब्डोमिनल वॉल के रिगार्डिंग जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। लाइक आपको प्लेन्स का पता होना चाहिए, क्वाड्रेंट्स का, क्यूटेनियस इनोवेशंस का, डर्माटोम्स का, सर्जिकल इंसिजन आप एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे कहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी क्लिनिकल पॉइंट में जी रेफर्ड पेन वगैरह आ जाता है, रिजिडिटी आ जाती है आपकी मसल्स की कि आपने कैसे चेक करना है कि आपकी ये बंदे की मसल रिजिडिटी है या इसको पेन हो रही है या कुछ और, ठीक हो गया। अगर आपने ये क्लिनिकल्स में पढ़ा हुआ है तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ आ रही होंगी। फिर आगे जी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसका फेशिया, वेन्स, लिम्फेटिक्स, और फिर आगे इसका क्लिनिकल पोर्शन विच इज़ कॉल्ड कैपिट मेड्यूसा, वो क्या होता है। देन कम्स द रेक्टस शीथ, इंग्वाइनल लिगामेंट, सुपरफिशियल एंड डीप इंग्वाइनल रिंग्स, इंग्वाइनल कैनाल्स, इसकी एक्सटेंट बाउंड्रीज, कॉन्टेंट्स, हेनियाज, कौन कौन से हेनियाज होते हैं। इंग्वाइनल हेनिया हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आता है। इंग्वाइनल हेनिया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, वो आ गई। उसके बाद ये ग्रॉस एनाटमी के जो मेजर चीज़ें हैं ना, मिजेंट्री, ओमेंटम, पेरिटोनियल लिगामेंट, फोल्ड, सैक, रिसेस, स्पेस एंड गटर। अगर आप लोग ये कर लेते हैं ना ध्यान से तो जो आपकी एनाटमी के मॉडल्स आएंगे ना वो आधे आपके तैयार हो जाते हैं। आपने इसको ध्यान से कहना है। अच्छा, अब पहले अगर लास्ट ईयर की तरह ऑस्पी आनी होती तो मैं आपको कहता कि आप सिर्फ ये तैयार कर लें, लेकिन इस साल मैं आपको ये भी कहूँगा कि आपने साथ में ये भी तैयार करना है। अब यहाँ पे आपको पेरिटोनाइटिस का पता होना चाहिए कि वो किस तरह होता है, पेरिटोनियम में इन्फेक्शन क्यों होता है, किस वजह से होता है, असाइटीज़ कैसे होती हैं, पेरिटोनियल एडहेजन्स क्यों हो जाती हैं, पैंक्रियाटाइटिस हो फिर क्या होता है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अब यहाँ पे हम पैंक्रियाटाइटिस पढ़ रहे हैं ना, इसी ब्लॉक में जब हम बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करेंगे वहाँ पे सीएम अमाइलेज हम पढ़ेंगे। सीएम अमाइलेज हम पढ़ेंगे क्यों रेज होता है, तो मैं आपको बताऊंगा पैंक्रियाटाइटिस में रेज होता है, किस तरह रेज होता है, क्या चीज़ें हम कहते हैं, किस तरह चेक कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब ये चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, आपने इस तरह लिंक करके इनको पढ़ना है। फिर आ गया जी इसोफेगस आ गया। इसोफेगस पे कंस्ट्रिक्शन होती हैं 3 या 4 होती हैं, किस किस लेवल पे होती हैं आपको ये पता होना चाहिए। देन आ गया ये जी इसोफेगस का क्लिनिकल पोर्शन। आप देखेंगे
हर जगह पे मैंने क्लिनिकल पोर्शन इंक्लूड किया हुआ है, सिर्फ इस वजह से किया हुआ है इंक्लूड कि ये चीज़ें आपकी OSPE में क्लिनिकल्स में पूछी जाती हैं, इस साल पूछी जाएंगी। स्टमक आ गया, स्टमक की लोकेशन, पार्ट स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आ गई। फिर स्टमक के क्लिनिकल्स आ गए जी, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक आ गया, पेप्टिक अल्सर आ गया, देन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, इसका स्ट्रक्चर, पार्ट्स आ गए। फिर आगे जी इसके क्लिनिकल्स कि ड्यूडिनल अल्सर क्या होता है, डायवर्टिकुलम क्या होता है, डायवर्टिकुलोसिस क्या होता है, इंटरसेप्शन, लार्ज बाउल कैंसर, अपेंडिसाइटिस और ये सारी चीज़ें। वल्वुलस इंटरसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये आप लोगों से पहले जब नॉर्मल वाइवा हुआ करता था, प्रोफेसर कुछ भी पूछ लिया करते थे, तब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अपेंडिक्स और अपेंडिक्स की पोजीशन है इंपॉर्टेंट, ब्लड वेसल्स ऑफ जीआईटी। अब ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके जो मॉडल्स वगैरह आएंगे या पिक्चर्स आएंगी उनमें। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। फिर आ गया जी लिवर, लिवर की लोकेशन, लोब्स, इसकी नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, सारा कुछ आपने करना है। उसके बाद बाइलियरी आ गई, इसके जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पोर्शन है, ठीक है जी, सॉरी, उसमें आ जाता है गालस्टोन, बाइलिकोलिक, कोलिसिस्टेक्टमी आप कब कहते हैं, क्यों कहते हैं। हाउस जॉब में अगर आप सर्जरी में कर रहे होंगे तो आपको एक ही चीज़ वहाँ पे मिलेगी, कोलिसिस्टेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी, ये पेशेंट क्यों एडमिट है जी, इसकी कोली करनी, इसका पित्ता निकालना है। पेंक्रियाज है जी, इसकी लोकेशन, एनाटमी, इसका स्ट्रक्चर आ गया। इसके ये आ गए जी क्लिनिकल्स, पैंक्रियाटाइटिस का आपको पता होना चाहिए, पैंक्रियाटिक कैंसर का पता होना चाहिए। देन कम्स दी स्प्लीन, स्प्लीन की इसी तरह लोकेशंस और सारी चीज़ें। फिर स्प्लीनिक ट्रॉमा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्प्लीनिक ट्रॉमा क्यों होता है, कब होता है, आपने उसको डील किस तरह करना होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग किस तरह बन सकता है, स्प्लीनोमेगेली किन किन चीज़ों में होती है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो हम स्प्लीनोमेगेली पढ़ रहे हैं ना। अब CFRC में जब हम लोग करेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, तब वहाँ पे हम चेक करेंगे कि एक पेशेंट है उसमें स्प्लीनोमेगेली हुई है, तो हम लोग किस तरह स्प्लीनोमेगेली को चेक करेंगे। इस तरह इंटरलिंक कर रहा है UHSC से। अगले सालों में ये और ज़्यादा रिफाइन होकर और ज़्यादा अच्छी बनेगी। उसके बाद सिग्माइड कॉलोन, रेक्टम, एनल कैनाल वगैरह वाला पोर्शन आ गया। इसकी जो क्लिनिकल पॉइंट है जी, सिग्माइडोस्कोपी आपने करनी होती है, किस तरह करनी होती है, रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टल कैंसर, रेक्टल एग्जामिनेशन। अब सिग्माइडोस्कोपी जो मेरे साथ जिन बच्चों ने वो पढ़ा था तब रिटन के लिए, उनको पता है, उनको ये तक पता होगा कि सिग्माइडोस्कोपी है, इसके लिए आपने पेशेंट प्रिपेयर करना होता है। तो वो किस तरह कहते हैं, सिग्माइडोस्कोपी के लिए क्या क्या चीज़ें हमने पहले करनी होती हैं, नज़र क्या चीज़ें आती हैं, पोस्ट क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं वो मैंने यहाँ पे भी ऐड किए हुए हैं। ये चीज़ें आप करेंगे तो आपकी जो OSPE है, मोर देन हाफ आपकी जो OSPE एनाटमी की है वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी। अब बच गया सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन, वो है जी आपके मॉडल्स वाला। अगर आप अब तक देखें तो हमने मॉडल्स को अब तक हाथ नहीं लगाया, मॉडल्स को हाथ नहीं लगाया, लेकिन हमने स्टेशन नंबर 10 तैयार कर लिया है जी। स्टेशन नंबर 1, 2 ऑलरेडी तैयार था, स्टेशन नंबर 10 फुल तैयार हो गया है। स्टेशन नंबर 3 का आधा पोर्शन जो कि क्लिनिकल क्वेश्चंस थे वो तैयार हो गया है। अब स्टेशन नंबर 3 के सिर्फ जो मॉडल्स हैं ना वो रह गए। अब अगर आप वैसे तैयारी कर रहे होंगे ना तो आप कहेंगे कि जी एनाटमी तैयार करनी है, एनाटमी के मॉडल्स तैयार कर लो, आपकी एनाटमी तैयार हो गई। अब जब आप एनाटमी को सिस्टमिक वे में कट डाउन करके एक एक चीज़ को तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं एनाटमी के लिए जो मॉडल्स तैयार कर रहा हूँ वो एनाटमी के 4 स्टेशन में से एक स्टेशन पे आधे मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। मतलब जो 40 नंबर आपके आने हैं एनाटमी के, उनमें से सिर्फ 4 नंबर के मॉडल्स हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप कट डाउन करेंगे, जब आप इस तरह करके देखेंगे चीज़ों को। अब सिर्फ 4 नंबर की चीज़ें रह गई, हमने अभी तक मॉडल्स को हाथ भी नहीं लगाया। अब हम जो 4 नंबर के मॉडल्स हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं कि जी किस तरह आप लोगों ने करने हैं। ये हैं जी मॉडल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि जो मैंने चीज़ें दी हैं ना मॉडल्स में, ये मैंने उस पर्सपेक्टिव से दी है कि इन वर्स्ट सिनेरियो UHS आपसे पिक्चर्स पूछता है, ठीक है, तो आपने किस तरह तैयार करनी है। पिक्चर्स लास्ट ईयर आपको उन्होंने दी थी स्नेल में से, मैंने भी स्नेल से ही ऐड की हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है मॉडल्स को अटैम्प्ट करते हुए कि अगर वो वहाँ पे मॉडल्स देंगे ना तो वो मॉडल्स की बारीकियाँ नहीं देखेंगे, मतलब बारीकियाँ नहीं पूछेंगे, ठीक है। वो मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स पूछेंगे। जिस तरह यहाँ पे ये जी ज़ीफॉइड प्रोसेस है, उन्होंने इसको लेबल कर देना, बताएं जी ज़ीफॉइड प्रोसेस कौन सा होता है, इसको बताएं। वो ये नहीं पूछेंगे कि इसमें जी डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, इसकी आगे जो ब्रांच बन रही है वो बताएं।
इस तरह की चीज़ें नहीं पूछेंगे, ये मॉडल्स में आपको एडवांटेज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये आगे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है सारी मैंने दी हुई हैं, आप लोगों ने एक दफ़ा इनको देख के तैयार कर लेना। ये वही डायग्राम्स हैं जो ऊपर मैंने दी हुई हैं। अच्छा, अब जिस तरह की ये डायग्राम ना, ये आप सामने देखें, ये जो आपके सामने भी डायग्राम है, अगर मॉडल्स आएंगे तो वो इस तरह की डायग्राम पूछेंगे। मतलब वो पूछ लेंगे आपसे, गॉल ब्लैडर आइडेंटिफाई करवा लेंगे, लिवर आइडेंटिफाई करवा लेंगे, कोलॉन आइडेंटिफाई करवा लेंगे, अपेंडिक्स आइडेंटिफाई करवा लेंगे, इस तरह की चीज़ें आइडेंटिफाई करवाएंगे अगर मॉडल्स देंगे तो। और मुझे लग रहा है कि मॉडल्स ही वो देंगे, क्योंकि हर कॉलेज में मॉडल प्रेजेंट होते हैं। कि यूएचएस की रिक्वायरमेंट होती है पीएमडीसी की, कि जब वो एक कॉलेज को फाइनलाइज करते हैं, उसको कहते हैं कि जी हाँ आप एमबीबीएस स्टार्ट करवाएं यहाँ पे, तब उनके पास ये चीज़ें होती हैं। ये अगर ना हो तो पीएमडीसी इजाज़त नहीं देता। उसके बाद ये अगली आ गई चीज़ें जी, लिवर की डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है कि लिवर हो गया, ठीक है, स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, इनके इंडिविजुअल मॉडल्स भी कॉलेजेस के पास होते हैं, तो आप लोगों ने उनको भी तैयार करना। मतलब लिवर है ना, लिवर की आपने एक एक चीज़ तैयार करनी है। वहाँ पे वो लिवर को रख सकते हैं। अगर वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल रखेंगे ना, लाइक वहाँ पे पूरा एक बंदा रखेंगे, फिर वो उस पर इतनी डेप्थ में चीज़ें नहीं पूछ सकेंगे। लाइक वो जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं वही पूछ सकेंगे। अगर वो वहाँ पे रखेंगे ना लिवर का मॉडल, तो लिवर के मॉडल में वो चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे वो राइट लोब ऑफ लिवर है, लिगामेंट इसके हैं, वो पूछ सकते हैं। इन्फीरियर वीना के वो पूछ सकते हैं। इसकी पोस्टीरियर साइड पे आपका गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, वो पूछ सकते हैं। इसके लोब्स पूछ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें पूछेंगे। उसके अलावा ये मोमेंटम को क्लियर करने के लिए ये दो डायग्राम्स हैं, आपने देख लेनी है। साथ ही ये अगेन एक डायग्राम मैंने आपको दे दी है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात जो मैं मिस कर गया आपको बतानी, वो ये थी कि ये जो आपके सामने बंदा बना हुआ है ना, इस बंदे पे ये स्नेल की डायग्राम है। इस बंदे पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि अच्छा आपके जो गॉल ब्लैडर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसोफेगस यहाँ पे होती है जी, हार्ट यहाँ पे होता है, स्टमक इस जगह होता है, किडनी इस जगह होती है, अपेंडिक्स इस जगह मतलब होती है इस जगह, यहाँ से उसकी पेन स्टार्ट होती है, इस साइड पे आती है। ठीक है, ये उन्होंने दी हुई है आपकी पेन, कि किस जगह पे पेन होती है, किस जगह पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। जब आपने अपनी खोलनी है ना बुक, तो आपने इस चीज़ को थ्योरी के साथ इस तरह तैयार कर लेना है, क्योंकि क्लिनिकल है। क्लिनिकल में वो आपसे पूछेंगे अच्छा गॉल ब्लैडर कहाँ पे है जी, यहाँ पे है। गॉल ब्लैडर की पेन हो रही है ना, तो कहाँ पे होगी, ठीक है, आप बताएंगे जी यहाँ पे होगी। साथ में ये यहाँ पे भी सेम कलर है, साथ में यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी हो सकती है इन वर्स्ट सिनेरियो, बट यहाँ पे और इसकी जो पेन है रेफर होकर यहाँ पे लाजमी जाती है, बैक साइड पे भी जाती है, ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने तैयारी करनी है। उसके बाद आ गया जी आगे अगेन मोमेंटम वगैरह आ गए, ये आपके स्टमक की ब्लड सप्लाई आ गई, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। ये स्प्लीन की बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम लास्ट ईयर हर बैच में से पूछी गई थी आपकी फर्स्ट ईयर की OSP में, कि जी स्प्लीन को आइडेंटिफाई करें और बताएं कि जी ये इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारा कुछ था जो आपने एनाटॉमी में करना था। अब आप देखें कि अगर आप लोग तैयारी जब स्टार्ट करने लगेंगे ना, आप कहेंगे यार मॉडल्स UHS मॉडल्स देता है, या वो मॉडल्स देगा या पिक्चर्स देगा, क्या करेंगे। आप इसी ही टेंशन में ही रहते हैं और आपको ये पता नहीं होता कि वो मॉडल्स दे या पिक्चर्स दे, वो तो 4 से 6 नंबर के लिए आएंगी, उससे मैक्स ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते। और टोटल एनाटॉमी का पोर्शन है 40 नंबरों का। तो आपने इस चीज़ को देख के सोच के तैयारी करनी है। होप्स हो कि अभी तक एनाटॉमी की जितनी भी चीज़ें थी आपको क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।